Thank you very much, Daud and Asif, for being with us as panelists today. हम तकरीबन 10:04 हो चुके हैं. We have two cases. Before we start, Asif, you just wanted to go through this clinical guidelines for Yeah, it's a simple algorithm. It's published in 2018. हाँ, आप अगर मैं स्क्रीन शेयर कर हाँ, लूं आप अगर in next 5 to 10 minutes जी मैं कर स्क्रीन शेयर कर लें. next 5 to 10 minutes में सादी जी मैं go through सिंपल करें और फिर हम जी केस डिस्कस करेंगे. बिल्कुल ठीक है. Asif is associated with Sheikh Zayed Hospital. He's a consultant gastroenterologist and hepatologist working with Professor Kashif Malek and Professor Jawar Amin. He's a cardinal member of the team. And Daud Gilzai is a consultant gastroenterologist from Balochistan in Quetta. So over to you, Asif. Right. Can you see this slide? This is one slide. एंड Yes, we इसको can बहुत see. आसानी से हम समझ सकते हैं. इसमें 4 हिस्से हैं. स्क्रीन ए, प्री ट्रीटमेंट असेसमेंट एंड टेस्टिंग, जिसमें हम ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले कुछ असेसमेंट करते हैं और टेस्ट करते हैं. और सी में ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग है. और चौथे में पोस्ट क्योर मैनेजमेंट है. तो आई स्टार्ट विद स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, जिसमें एचसीवी एंटीबॉडी टेस्टिंग करते हैं जैसे आम हम कर रहे हैं रोजमर्रा की. और उसमें अगर एचसीवी पीसीआर यहाँ पॉजिटिव आ जाता है हमारा, तो फिर दैट इज वी टेक एज एक्टिव इन्फेक्शन, एचसीवी इन्फेक्शन. और जो नेगेटिव है उनको हम एनुअल स्क्रीनिंग भी करते हैं, जो रिस्क के ऊपर हैं, जैसे इनकार्सिडेटेड पेशेंट्स हैं, आईवी ड्रग अब्यूजर्स वगैरह. प्री ट्रीटमेंट असेसमेंट में हम इनिशियल असेसमेंट करते हैं, जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन, स्टिग्मा ऑफ सिरोसिस, क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं, एक्स्ट्राहेपेटिक मैनिफेस्टेशंस जो जिगर के अलावा भी कुछ जैसे गुर्दे के ऊपर, जोड़ों के ऊपर, जिस्म में दर्द, रंग का काला हो जाना, दूसरी चीजों को हम देखते हैं एक्स्ट्राहेपेटिक मैनिफेस्टेशंस में. और उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट में एएसटी, एएलटी, बिलिरुबिन, एल्बुमिन, क्रिएटिनिन, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और एचएवी की टेस्टिंग करते हैं. और अगर एचबीवी नेगेटिव है तो उनको वहीं पे वैक्सीनेट करते हैं. उसके बाद हम एक नॉर्मली प्लेटलेट देखते हैं कि अगर वो 150 से कम है कि ज्यादा है. अगर वो 150 से ज्यादा है तो यार ओके कि पेशेंट सिरोसिस की तरफ नहीं जा रहा. अगर 150 से कम है और 100 के दरमियान है तो हम आईएनआर करके फाइब्रोसिस के असेसमेंट की तरफ देखते हैं. अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल की ट्रीटमेंट है. और वो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होगा, जो जीपी होगा, वो अपनी ही क्लिनिक में वहीं पे इसको ट्रीट करेगा दवाइयों के साथ. और अगर F3 और F4 फाइब्रोसिस की तरफ मामला जाते हैं तो वो HCC की सर्वेलेंस करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे करके, और ऑप्शनल जो है अल्फा फीटोप्रोटीन करा के देख लेंगे कि HCC तो नहीं हो रहा. अच्छा, उसमें ट्रीटमेंट बहुत आसान कर दी है उन्होंने कहा कि जी पैन जीनोटाइपिक हम जीनोटाइप कराते ही नहीं है, तो पैन जीनोटाइपिक थेरेपी देंगे, जिसमें हम गिली एंड पिब मेटवर जो अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, दूसरा सॉफ एंड वेल्पाटासविर अवेलेबल है, तो वो हम बहुत आराम से सॉफ एंड वेल्पाटासविर दे सकते हैं. और सिर्फ उसमें ड्रग एंड ड्रग इंटरेक्शंस को देखना है और वो आप दे सकते हैं. जिसमें 3 माह 12 हफ्ते का टेस्ट है और 12 हफ्ते बाद आपने सस्टेन्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जिसको हम देखते हैं. अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो पेशेंट को हम एज ए क्योर्ड लेते हैं कि भाई ये सही हो गया, इसमें कोई मसला नहीं है. और उसके बाद भी अगर एचसीवी पॉजिटिव है और एलिवेटेड एएलटी है तो फिर हम हेपेटाइटिस सी के स्पेशलिस्ट के पास उसको रेफर कर देंगे एज ए जीपी. और यहाँ पे जब ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग में करेंगे तो हमने ये देखना है कि पेशेंट जो है वो दवाइयाँ मुकम्मल तौर पे ले रहा है रेगुलरली. और रेगुलरली विजिट पर मंथ कराने का मकसद भी सीबीसी और एलएफटीज का ये होता है कि भाई वो रेगुलरली मेडिसिन उसको मिल रही है, क्योंकि आजकल हर जगह फ्री मेडिसिन मिल रही है, तो इतना मसला नहीं है. और उनको आप थोड़ा सा काउंसिल करें तो वो प्रॉपरली मेडिसिन ले लेते हैं, या किसी घर वाले को लगा दें पीछे ताकि वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के साथ देता रहे दवाई. पोस्ट क्योर मैनेजमेंट में अवॉइड रिकरेंट इन्फेक्शंस, लाइक अगर कोई बार बार के पास जा रहा है, डेंटिस्ट गलत यूज कर रहा है, किसी जगह जाके
शेव कराता है या ब्यूटी पार्लर्स वगैरह एक्सेट्रा, तो वहां पे उसको रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसको बताना है दवाई के बाद में, जब उसको पढ़ाना है थोड़ा सा, ये नहीं कि बस ठीक हो गया चले। और अम, बाकी जो चीजें हैं जिगर के खराबी के लिए, लाइक शराब नोशी, शुगर की ज्यादती और वजन के बारे में उसको बताना है कि भाई जिगर में चर्बी बढ़ जाएगी शराब नोशी के साथ में, जिगर में अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगी, वजन बढ़ता रहेगा, तो उसके साथ भी जिगर खराब हो जाएगा। तो उसकी सर्वेलेंस, अगर वो फाइब्रोसिस की तरफ जा रहा है तो 6 महीने सर्वेलेंस करते रहेंगे, और अगर वो मामला ठीक है तो उसकी एनुअल स्क्रीनिंग HCV-RNA के बाद PCR के साथ हम करते रहेंगे, जो रिस्क के ऊपर है। बस इतना सही है ये एल्गोरिथम, इसमें बहुत ज्यादा कोई गहराई नहीं है, सिंपल एंड सीधी सी बातें हैं, और दैट्स इट। थैंक यू। थैंक यू, वेरी नाइस। आप स्टॉप शेयर करेंगे प्लीज? जी जी, थैंक यू। इट्स वेरी नाइस, बड़ा अच्छा ब्रीफ आपने क्विकली इसको कवर किया, और हमने पिछली टॉक्स में भी ये बात की थी। मैं सिर्फ यहाँ पे ये बताता चलूँ कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम में डेक्लाटेस्विर है, एंड जिस जी लास्ट टाइम भी बात हुई थी, सो फॉस्फोविर विद एंड विदाउट रिबाविरिन। सिर्फ फर्क ये है कि अगर आप F3 F4 फाइब्रोसिस में देते हैं या सिरोटिक पेशेंट में देते हैं, तो द ट्रीटमेंट इज फॉर 6 months एंड यू ऐड रिबाविरिन, एंड ऑफ कोर्स आपको रिबाविरिन के इफेक्ट्स और एनीमिया, उन सारी चीजों को देखना है। सो क्विकली वी मूव ऑन टू जी उजैर, कौन प्रेजेंट कर रहे हैं आप, काइंडली बताएंगे? Sir, the first case would be presented by Dr. Anwar Ali Bhutta Sahab, and I will share the screen, please. Assalamu alaikum, Dr. Anwar. Is the screen visible to you, sir? जी Please go ahead. जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अनवर अली भुट्टा, प्राइमरी केयर फिजिशियन हूँ उकाड़ा से। तो देयर वाज अ पेशेंट which was 65 years age, male, presented with me with abdominal distension, reduced appetite and generalized weakness. On my examination, abdomen was soft, but shifting dullness was present. That means he had got ascites. Ultrasound of abdomen showed cirrhosis of the liver and mild to moderate ascites. Then on 22nd October 2020, his HB was 9, and 3rd November, his HB was 12.3. Bilirubin, in October, it was 0.8, and in November 3rd, 2.19. ALT was 86 and now 67. AST, previously it was not done. Now in November it was 81. And alkaline phosphatase 245, albumin 4.1, blood urea 60, creatinine 1.24, anti-HCV positive and HbSAg negative. And his EGFR 45.5, CTP score 7B with INR 1. My questions are: how can I explain these changes which are occurring in this patient in just 2 weeks? What further investigation should be advised? And how should the patient be treated? Thank you. Thank you very much, भुट्टा साहब। उजैर, थोड़ा सा जरा इसको नीचे कर दें, क्वेश्चन से ऊपर वाला पोर्शन नजर आना चाहिए, थोड़ा सा और। जी, बस काफी। मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं। वी हैव अ 65 years old male
who has decompensated liver, mild to moderate ascites. Child score is B7. और मैंने इसका मेल्ड भी कैलकुलेट किया है क्योंकि INR हमारे पास हमने प्रिज्यूम किया था 1 और सोडियम जो है तकरीबन 135 पे मैंने रख के, तो मेल्ड सोडियम इज अराउंड 16. तो ये एक सिनारियो है एंड वी हैव सीन ओवर अ कोर्स ऑफ 2 weeks bilirubin has risen. Creatinine is 1.24. We don't have a creatinine in October. Albumin is 4.15. ये हम अक्सर देखते हैं अपने लैब में जो थोड़ा सा फिट नहीं बैठ रहा. तो आसिफ, मैं पहले आपके पास जाऊंगा कि हाउ डू यू सी दिस केस. आई एम श्योर आप अपनी प्रैक्टिस में इस तरह की, और हमें आप कैसे इसको लेके चलेंगे, कौन से टेस्ट और करवाना चाहेंगे अगर ये आपके पास आएंगे. जी आसिफ, पहले आप. इसमें सबसे पहले ये है कि व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस केस. So hemoglobin is a big click that HB was 9 and now in 2 weeks time 12.3 hemoglobin. Is it secondary to I mean creatinine is slightly raised. सर एक्सक्यूज मी सर, ये मैं एक इसमें बताना भूल गया था कि उसको 2 ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगी हैं उसके बाद जब HB 9 था. राइट जी सर. अच्छा, इसमें ना यही एक तो सस्पिशन हमारा यही होता है कि अगर ये HB 12.3 पे चला गया है तो हमें सस्पिशन हमारा जाता है कि कहीं इसको HCC तो नहीं है या एक्स्ट्रा हेपाटिक मैनिफेस्टेशन कोई तो नहीं हो रही. दूसरा रीनल इंपेयरमेंट है, HCV पॉजिटिव पेशेंट, सिरोटिक पेशेंट है, कोई क्रायोग्लोबुलिन है या रीनल इंपेयरमेंट HRS में तो नहीं जा रहा. एक्यूट और क्रोनिक लिवर डिजीज, spontaneous bacterial peritonitis, diuretic therapy, हकीम मेडिकेशन और प्रीवियस तमाम दवाइयों को देखना पड़ता है कि जो लाइक अमाइनोग्लाइकोसाइड या कोई पेन किलर्स वगैरह तो नहीं ले रहा पेशेंट. तो इसमें हम इसी के ऊपर रख के इसको देखेंगे. और इसका सबसे पहले तो सबसे आसान है जो हम हर मरीज के लिए कहते होते हैं कि तमाम पेशेंट्स जो असाइटीज की वर्सनिंग के साथ या असाइटीज के साथ आए, हम उसको देखें कि उसमें स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस तो नहीं हो रहा और उसको फौरी तौर पे टैप करके हर नए मरीज जिसको असाइटिस डेवलप होती है उसको एसबीपी के लिए देखा जाए और उसको फौरी तौर पे टीएलसी काउंट देख लिया जाए कि अगर वो बहुत ज्यादा है तो आप उसको टीएलसी एसबीपी के लिए ट्रीट करें. और जैसा कि बिलिरुबिन भी थोड़ा सा रेज किया है तो हमें सस्पिशन है कि हम ये एक्यूट और क्रोनिक लिवर डिजीज तो नहीं है, तो हम HEV प्लस HAV जरूर कराएंगे ऐसे पेशेंट में. क्योंकि हमने मेल्ड भी कैलकुलेट किया है और 16 है, तो हम ये देखेंगे कि ये 16 है तो भाई हम ट्रांसप्लांट से पहले भी इसको ट्रीट कर सकते हैं. तो हम HCV RNA बाय PCR भी करा लेंगे. एक अल्फा फीटोप्रोटीन जरूर कराएंगे जिसमें हम देखेंगे कि HCC तो नहीं है जो हमने पहले बताया. और उसके बाद क्योंकि रीनल इंपेयरमेंट डेफिनेटली हुई है तो इसमें इस एज के साथ इतनी ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन फिर भी 30 से ज्यादा है तो हम दवाइयां जब देंगे तो उसके हम थोड़ा सा केयरफुल होंगे इस पेशेंट में. तो उसमें हम यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, यूरिनरी सोडियम पोटेशियम और फीना करके देख लेंगे कि प्री रीनल कोई ड्रग्स वगैरह, कोई प्री रीनल एजोटीमिया वगैरह तो नहीं है. और फिर अल्ट्रासाउंड देखेंगे कि कोई इसको रीनल पैरेलकैमल डिजीज और ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी वगैरह तो नहीं है जिसके साथ में मसाइल खराब हो रहे हैं. और उसमें आपका दूसरा आखिरी क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे. जी आसिफ, मेरे ख्याल में वो हम डिस्कस करते हैं. विल टेक दाऊद ऑन आल्सो. तो इसमें आपने बड़ा अच्छा बताया कि असाइटिस एसबीपी को रूल आउट करना है, डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल टैप की इंपॉर्टेंस है. एक्यूट ऑन क्रोनिक लिवर फेलियर इज अ पॉसिबिलिटी है और उसके लिए एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस जो कि हमारे यहाँ कॉमन है उनको रूल आउट करें. हेपेटाइटिस सी का पीसीआर हम कराएंगे. क्रिएटिनिन 1.24 है और उसमें प्री रीनल एजोटीमिया. ड्रग्स को मत भूलें, डायूरेटिक्स हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, कोई हकीम मेडिसिन है. ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जो है इसको जहन में रखना है. दाऊद, मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि कोयटा में
आपने नोट किया यहाँ पे एल्ब्यूमिन 4.15 है, तो मैं आई ऑलवेज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आपको कितने मिलते हैं या आप क्या करते हो एक डीकम्पनसेटेड पेशेंट में ऐसा एल्ब्यूमिन आए, वुड यू रियली एक्सेप्ट इट, या आपका क्या लाया अमल होगा? और दूसरा, आप अगर ये मरीज इंसिस्ट करेगा ट्रीटमेंट में, तो आप या आपको प्राइमरी केयर फिजिशियन ये केस या डिस्कस करते हैं, तो आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? फोन पे क्या एडवाइस करेंगे या अपने क्लिनिक पे किस तरह से लेंगे? जी दाऊद, आप। सर सबसे पहले अगर ऐसे पेशेंट में कि डीकम्पनसेटेड है और एल्बुमिन इसका नॉर्मल है, तो हम इसका डायग्नोस्टिक एसाइटिक टैप करेंगे, सेग रेशो चेक करेंगे, आया इसको हेपेटाइटिस सी के साथ कोई ट्यूबरकुलोसिस या कोई और ऐसी बीमारी तो नहीं है कि जिसकी वजह से पेशेंट जो है एसाइटिस भी डेवलप कर रहा है और उसकी जो एल्बुमिन है वो भी नॉर्मल चल रही है। क्योंकि ड्यूल पैथोलॉजी हो सकती है हमारे पेशेंट में, एक तो सेक हम मालूम करेंगे और इसको टीबी के लिए टेस्ट करेंगे, कल्चर करवाएंगे और सेक रेशो मालूम करेंगे। और दूसरी बात उसकी जो है अल्ट्रासाउंड में चेक करेंगे कि आया ऐसे पेशेंट को जो है HCC तो नहीं हुआ, इसकी अल्फा फिटोप्रोटीन भी चेक करेंगे। ये तो हमें अभी पता चला है कि उसको ट्रांसफ्यूजन भी हो चुकी है, वैसे हमने इसको बनाया था कि ये पेशेंट HCC डेवलप कर चुका है, जिसकी वजह से हो सकता है HCC की ही वजह से ये ब्लीड कर गया और जिसकी वजह से माइल्ड एसाइटिस इसने डेवलप की है। और ये अक्यूट और क्रोनिक भी हो सकता है HCC की वजह से, जो हमने पहले बनाया था इस पेशेंट को। अभी तो जैसे आपने कहा कि ऐसे पेशेंट में हम जो है टेस्ट करवाएंगे, अक्यूट वायरल सीरोलॉजी करवाएंगे, उनकी प्रीवियस हिस्ट्री चेक करेंगे, आया ये हकीम मेडिकेशन तो नहीं ले रहा या ऐसी कोई मेडिकेशन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स या एनसेड्स या ऐसी दवाइयाँ तो नहीं ले रहा जिसकी वजह से ये पेशेंट डिकम्पनसेट कर गया। डॉक्टर साहब, वो आपने जैसे कहा कि anti-HIV करवाएंगे, तो मैं ये कह रहा था कि अगर ALT AST एक्यूट अगर HIV हो तो फिर वो ज्यादा होना चाहिए, थाउजेंड्स में होना चाहिए। तो ये 70-80 इसका है ALT AST, इसलिए वो क्या ये इसमें फिट आता है anti-HIV में? स्क्रीन भुट्टा साहब जरूर कर लेना चाहिए। स्क्रीन करने में कोई हर्ज नहीं है। इनिशियल फेजेस में हो सकता है अभी आ रहा हो, 3 दिन बाद फिर 1000 हो जाए, लेकिन सिरोसिस भी हुई भी है। और सिरोसिस के बैकग्राउंड में हमारे पास पीछे इतना लिवर पैरेन्काइमा रह भी नहीं गया होता कि जितना नॉर्मल पेशेंट्स में जिनमें काफी अच्छा पैरेन्काइमा होता है उसमें तो थाउजेंड्स और वो सारी चीजें एक्सप्लेन होती हैं। इसमें मैक्सिमम अगर बढ़ता भी है तो इतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास पैरेन्काइमा ही इतना नहीं रह गया, पीछे सिरोटिक लिवर है। ठीक जी, इसमें भुट्टा साहब आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि आप अक्सर जो डीकम्पनसेटेड सिरोटिक पेशेंट जो लिवर फेलियर में भी देखते हैं, तो आपने नोट किया होगा उनका बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ट्रांसएमिनेजेस उतने नहीं बढ़ते। आसिफ, आप शेख जायद में हैं और आप लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट भी आपके डिस्पोजल पे है। अब ये मरीज इन टेस्टों के साथ आपके पास आया है, आपने हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई एक्सक्लूड कर लिया है, लेट्स अज्यूम कि अल्फा फीटोप्रोटीन भी हाई नहीं है और अल्ट्रासाउंड पे हमने तसल्ली कर ली है बाय अ गुड सोनोलॉजिस्ट कि उसको HCC भी नहीं है। अब इस सिचुएशन में पेशेंट के साथ जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो इन टेस्टों को मद्देनजर रख के आप क्या फैसला करेंगे? आप उसके साथ एंटीवायरल डिस्कस करेंगे या आप ट्रांसप्लांट की बात ज्यादा करेंगे? बिलिरुबिन जरा ज्यादा है, आप कितने इससे परेशान होंगे? क्रिएटिनिन भी थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर आप ट्रीटमेंट का डिसीजन लेंगे, क्या आप फौरन जाएंगे या थोड़ा वेट करेंगे कि ये टेस्ट थोड़े सेटल हो जाएं? मैंने काफी सारे सवाल कर लिए हैं, लेकिन आप चूंकि ट्रांसप्लांट यूनिट के साथ भी काम कर रहे हैं, आई वुड फ्रॉम यू। इसमें ना इसमें सर इसमें टेक यही है कि हम पहले तो सारा स्क्रीन करेंगे, हर चीज को इसको रूल आउट कर लेंगे और HCV RNA को देखेंगे। अगर दैट इज पॉजिटिव तो उसके फिर दो ही ऑप्शंस हमारे पास हैं, जिसमें हम अगर मेल्ड 18 या 20 से कम है तो हम
ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं पेशेंट्स को। अब इसमें 3 तरीके से पेशेंट बिहेव करता है। कुछ पेशेंट जो होते हैं वो वर्स हो जाते हैं ट्रीटमेंट के साथ, कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो उसी तरीके से वो ही रहते हैं, और कुछ पेशेंट्स कुछ बेहतर होना शुरू हो जाते हैं ट्रीटमेंट के साथ। ये हम प्री ट्रांसप्लांट हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अगर पेशेंट 16 मेल्ड है तो दिस इज शी इज गोइंग टू स्लिप अवे वेरी सून टुवर्ड्स 20 एंड मोर। सो इस पे भी आपकी जो 3 मंथ्स की मोर्टेलिटी है वो भी है अराउंड 6 और 8%। तो हम इस पे हम जो है दिस इज अ वेरी गुड मेल्ड कि जिस पे हम इस एज की पेशेंट को जिसमें का डोनर अगर अवेलेबल हो तो हम ट्रांसप्लांट ऑफर कर सकते हैं। और अगर बाकी सारी स्क्रीन में जिसमें हम हॉस्पिटल में रख के तमाम चीजें स्क्रीन करेंगे, जिसमें सीएमवी और हर चीज को स्क्रीन करके, और पेशेंट का लंग्स और इसका ईकॉग और इसकी मोर्टेलिटी और ये मोबिलिटी और लंग्स के मामला, सीओपीडी, हार्ट, साइकेट्रिक, डेंटल फिटनेस, यूरिन, अगर वो सब कुछ ठीक हुआ तो व्हाई नॉट वी आर गोइंग टू हैव द ट्रांसप्लांट दैट, अगर ये फिट है पेशेंट। और फिर ट्रांसप्लांट के बाद भी हम बड़े आराम से इसको ट्रीट कर सकते हैं हेपेटाइटिस सी को, क्योंकि अमीनो सप्रेशंस के साथ कोई इंटरेक्शंस नहीं है जिसके साथ हम कोई परेशानी हो। तो हम बड़े आराम से इसको ये दोनों ऑफर्स दे सकते हैं कि भाई अगर हम HCV को इरेडिकेट करते हैं और अगर आप बीच में खराब होते हो तो हम आपको ट्रांसप्लांट की तरफ ले जाएंगे, और ट्रांसप्लांट करवा के भी हम बाद में भी ये दे सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं। थैंक यू। यहाँ पे मैं भुट्टा साहब, एक तो इट्स अ वंडरफुल केस, जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि हमारे मॉडल में ऑल टीच ऑल लर्न है। थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग अप। यहाँ पे मैं सिर्फ जो चीज़ ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि ऐसे पेशेंट को, और हमारे दूसरे भी जो प्राइमरी केयर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट को आप खुद से ट्रीटमेंट की तरफ ना लेके जाएं। इनको रेफर करें टू द नियरेस्ट आपके जो भी लिवर क्लिनिक है, क्योंकि चांसेस ऑफ डीकम्पनसेशन एंड थिंग्स गोइंग बैड आर वेरी हाई। और पेशेंट और फैमिली दे नीड टू बी काउंसल्ड प्रॉपरली कि एंटीवायरल ट्रीटमेंट अगर होगा तो उसके रिस्क बेनिफिट्स क्या होंगे, डीकम्पनसेशन बढ़ जाती है तो फिर क्या करना होगा। तो ये चीज़ें जो हैं आपको जहन में रखनी होंगी। और क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक ट्रिकी सिचुएशन है। डॉक्टर दाऊद, आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव? आप लोग इन अ टीचिंग हॉस्पिटल और कुछ एडवाइस करते हैं? एंडोस्कोपी होनी चाहिए इसकी, क्योंकि वो सर वो जिक्र नहीं हुआ। एक तो एंडोस्कोपी होनी चाहिए, क्योंकि इनिशियली भी इसकी HB जो है लो थी और इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हुई है। तो पहले एंडोस्कोपी, अगर वेरिसिस हो तो उसकी बेंड लाइगेशन होनी चाहिए, और एवरी 3 वीकली या 2 वीकली जो गाइडलाइंस हैं बोविनो में, उसके मुताबिक उसकी एंडोस्कोपिक बेंड लाइगेशन होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि ऐसे पेशेंट को जो HRS है उसके लिए इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए कि HRS अगर इस पेशेंट ने डेवलप किया है सारी चीज़ों को रूल आउट के, क्योंकि जो HRS है वो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। जैसे कि आसिफ ने कहा, अल्ट्रासाउंड करेंगे, इसका ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी को चेक करेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी नहीं है, प्रोटीनूरिया, हेमेचूरिया, ये चेक करेंगे। और दूसरा ये है कि इसको हम चैलेंज देंगे, जो पहले हम लोग फ्लूइड चैलेंज देते थे, आजकल एल्बुमिन चैलेंज देते हैं। 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम इसको एल्बुमिन चैलेंज देंगे अगर वो फ्लूइड लॉस की वजह से इसकी प्री रीनल इजिटीमिया है। और अगर SBP है तो SBP के लिए उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे विद एंटीबायोटिक्स, जो कि गाइडलाइंस में सेफ्ट्राइक्सोन 2 ग्राम IV पर डे फॉर 5 डेज हैं। और उसके साथ जो है हम उसकी चेक करेंगे, अगर उसको फीवर है, एब्डोमिनल पेन है, तो अगर ये चीज़ें इम्प्रूव होती हैं तो इसका मतलब है कि ये ट्रीट हो रहा है उसका SBP। और इसके साथ हम एल्बुमिन भी दे सकते हैं SBP के लिए, एक डे 1 पे देंगे, एक डे 3 पे देंगे,
1 ग्राम पर केजी बॉडी 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डे 1 पे, और डे 3 पे जो है वो हम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि ऐसे पेशेंट जिनमें एसबीपी हो और इनको एचआरएस डेवलप हो रहा हो, तो वो 30% से 20% पे आ जाता है कि वो एचआरएस डेवलप ना करें। और दूसरा इसका इलेक्ट्रोलाइट। जी दाऊद, आप बात पूरी कर लें अपन। और दूसरा इसका इलेक्ट्रोलाइट हम चेक करेंगे, यूरिन डीआर करवाएंगे, और एसआईटीज को भी हम ट्रीट कर सकते हैं। उसको इसको माइल्ड एसआईटीज है तो इसमें थोड़ी सी साल्ट रिस्ट्रिक्शन अगर हो जाए तो बेहतर रहती है। अगर एसआईटीज थोड़ी सी बढ़ जाए, मॉडरेट हो, तो फिर हम इसको एल्डेक्टान स्टार्ट करते हैं 100 मिलीग्राम से। और इसकी जो है यूरिन पोटेशियम सोडियम हम चेक करते हैं। अगर उसकी रेशो रिवर्स हो जाए तो इसका मतलब है कि पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है डायरेटिक्स को। ये उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अच्छा, मैं थैंक यू। एक पॉइंट इधर ऐड करना चाहता हूँ। जी आसिफ, प्लीज आसिफ। अच्छा, इसमें एक वर्स प्रोग्नोस्टिक पॉइंट है, वो ये है कि क्योंकि एल्बुमिन 4.5 है, और जैसे डॉक्टर दाऊद ने पहले डिस्कस किया कि हम मिक्स्ड पिक्चर यानी ट्यूबरकुलोसिस भी देख सकते हैं, इसमें हो सकती है। तो अगर इसमें लिम्फोसाइटिक काउंट ज्यादा आता है या एडिनोसिन डियामाइनेज एसिटिक फ्लूइड के अंदर ज्यादा आता है, और ये खुदा ना खासा ट्यूबरकुलोसिस निकल आती है इस पेशेंट को, तो फिर यहाँ प्रोग्नोसिस बहुत पुअर हो जाएगा। क्योंकि जब हम एटीटी के साथ इसको ट्रीट करेंगे विद हाई बिलिरुबिन एंड विद बैड क्रेटिनिन, सो और फिर उसके बाद हमारे ट्रांसप्लांट के जाने के चांसेस भी थोड़े से कम हो जाएंगे। सिर्फ एक ये चीज ऐड करना चाह रहा था। थैंक यू। we'll be moving on to the next case. मैं सिर्फ एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे। सॉरी सर, मैं एक बात बताना चाहता था कि ये पेशेंट जो है ना, इसको मैंने रेफर किया था शेख जायद में हॉस्पिटल में चला जाए, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से, लाहौर से कहीं घूम के आया हुआ है, आई डोंट नो अल्लामा इकबाल से या कहीं से, और इधर उकाड़ा हमारे डीएचक्यू से भी हो गया हुआ है। वो बेचारा बहुत ही मायूस हुआ था। मेरे पास उसके पास ये 2 रिपोर्टें थी, तो मैंने उसको गाइड किया। वो कहता जी मैंने कहीं नहीं जाना, अगर आपको समझ आती तो आप कर दें। ये द पुअर मैन, उसकी जो है ना ट्रांसप्लांट वाली काउंसलिंग तो उसको ख्वाब में भी नहीं उसने सुनी होगी कहीं कि भी इस तरह का भी होता है काम। नहीं इसलिए सर कोटा साहब, मैं ना एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर तो डोनर उनके पास है तो इसे गंबट में हो रहा है ट्रांसप्लांट अभी एक्टिवली, अभी शेख ज़ायद में हमारे पास एक्टिव ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा, आप बहुत आसानी से वहां पे भेज सकते हैं। वहां पे भी हमारे लड़के मौजूद हैं, डॉक्टर असमत और डॉक्टर इनायत वगैरह वहां पे मौजूद हैं बलूचिस्तान से, जो कि शेख ज़ायद के ट्रेनी है। तो ऐसा कोई केस हो आप मुझसे रब्ता करें, हम डायरेक्टली वहां भेज सकते हैं और असेसमेंट करवा सकते हैं। सिर्फ एक चीज हो कि डोनर हो। सिंध गवर्नमेंट पैसे भी देती है, दवाइयां भी देती है, तो एक दफा भेज देने में वहां पे कोई हर्ज नहीं है। राइट, थैंक यू सर, ये आपने अच्छा गाइड किया, थैंक यू। जी आसिफ, बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेज, वेरी क्विकली ये क्वेश्चन मेरे पास चैट में आया हुआ है, व्हाई transfusion was done at HB of 9, or अगर if there is no active bleeding and HB is above 7, we don't need to transfuse. The point is valid. Actually इन केसेस में अक्सर लोग ट्रांसफ्यूज करवा के आते हैं, तो पहले पोर्शन को तो आप इग्नोर कर दें क्योंकि ये तो हमारे हाथ में नहीं है। यूजुअली लोग क्वैक्स भी ब्लड लगा देते हैं, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है। तो मैं वो मेरे आने से पहले लगवा गया था, मेरे पास आने से पहले ब्लड लगवा के। जी तो आसिफ, मैं सिर्फ ये पॉइंट है कि स्टॉटिक पेशेंट में आप कहाँ पे ब्लड, अगर अदरवाइज किस एचबी के ऊपर आप ब्लड लगवाना चाहेंगे? सर हमारा तो एक सिंपल सा रूल है कि अगर पेशेंट ब्लीड किया है, मलीना हो रहा है, तो हम, और एचबी सिग्निफिकेंट लो है, वाइटल उसके वो हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, तब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। एक सिंपल सा रूल है, वेसल की रेडियस एंड वेलोसिटी एंड फ्लूइड, अगर हम उसको 7-8 के दरमियान रखेंगे तो हमारा पोर्टल हाइपरटेंशन इज अराउंड 12 से नीचे रहेगी। जब हम थ्रो करते हैं मोर ब्लड इनटू द सिस्टम, दैट मोर पोर्टल हाइपरटेंशन एंड मोर चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, सो वी कीप अराउंड 7-8।
और मैक्सिमम 9, दैट इज फाइन। तो 9 पे तो हम ट्रांसफ्यूजन करते ही नहीं है जब तक अगर ब्लीड ना हो रहा। Thank Ji, thank you very much, Bhutta Sahab, once again. And Daud and Asif. Uzair, can we go on to the next case, please? Yes, sir. The next case was sent to us by Dr. Sultan Ahmed Chandiyu Saab, but it would be presented by Dr. Oz Saiba. Dr. Oz, are you with us? जी उजैर भाई, Please carry on. can you hear me? Yes, we can hear you. So the second case is a 55-year-old female patient, housewife by occupation, visited my clinic for consultation regarding hepatitis B. She was all right and no active complaint. One of her relative died because of hepatitis B related cirrhosis. So whole the family went for screening and she turned out positive for hepatitis B surface antigen. Her clinical examination is unremarkable. I advised following tests and results are as follows. HB was 11, WBC was 7.1, platelets 242, the bilirubin was 0.9, ALT 25, and AST was 30, and alkaline phosphatase was 217. PTINR was 14 and 1.2. Albumin was 4.7 and serum cret was 0.9. Ultrasound abdomen showed altered echogenicity of liver. Noted rest of examination is unremarkable. Hepatitis B virus RNA PCR quantitative was 2,851 international units. HBe antigen was non-reactive and anti-HDV was non-reactive and anti-HCV was also non-reactive. Thank you. Thank you, Oz. Let me ask the question. Let me ask the question. थोड़ा सा questions को rephrase किया है. So we have a 55-year-old lady, housewife, with a family history. इसमें specify नहीं है. One of the relative died of hepatitis B-related cirrhosis, and she was found to be positive on routine testing. Blood counts are good. EPRI जो है, it's less than 1. Ultrasound is normal. Creatinine is normal. Hepatitis B DNA is more than 2,000 unit per ml, exactly nearly 2,800 units है. E antigen negative है और डेल्टा और हेपेटाइटिस सी नेगेटिव है. तो मेरे जो क्वेश्चंस हैं, आसिफ, पहले मैं आपसे पूछूंगा कि should we be treating now or should we be waiting for इसको wait and watch में रखेंगे, और उसके बाद दाऊद आपसे मैं पूछूंगा कि और कौन से टेस्ट हम कराएंगे. सो आसिफ, पहले आप मुझे ये बताएं कि इस केस में मिडिल एज्ड लेडी, इसको आप अभी ट्रीट करेंगे कि आप इसको थोड़ा वेट करना चाहेंगे टू ट्रीट, बिकॉज शी इज फाउंड पॉजिटिव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ. जी आसिफ. जी, इसमें ना एक कैच इस तरह का है कि हम क्योंकि एप्रीज का लेस देन 1 है, 0.68 बल्कि इससे भी कम है, तो फाइंडिंग ऑफ सिरोसिस बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बट स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है और एक पेशेंट का रिलेटिव शी डाइड जिसकी वजह से ये हाई रिस्क ग्रुप में है. शी इज 55 एंड शी इज हैविंग स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री और अल्टर्ड एकोजेनिसिटी ऑफ द लिवर है. तो यस, आई कैन मे बी ट्रीटेड दिस पेशेंट. हम इस पेशेंट को जो ईजल की गाइडलाइन जिसमें वो शुड बी ट्रीटेड, मे बी ट्रीटेड और कैन बी ट्रीटेड, आई कैन ट्रीट दिस पेशेंट, क्योंकि ये इसमें हम इन्वेस्टिगेशंस क्योंकि डॉक्टर दाऊद बताएंगे तो मैं वो नहीं बता रहा, लेकिन आई एग्री, मैं इसको ट्रीट करूंगा. जी, थैंक यू. I think you have a strong case here to err on the side of the treatment. हमारे पास ऐसे इंडिकेटर्स हैं. एज जो है वो भी ट्रीटमेंट को फेवर करती है. फैमिली हिस्ट्री है. हमें नहीं पता कि द पर्सन हु डाइड इट वाज मेयरली सिरोसिस, इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि उसको HCC ही ना हो. अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें नहीं पता चलती. तो आई एग्री विद यू. दाऊद, आप के सामने पूरा पैनल है इस वक्त इन्वेस्टिगेशंस का. नाउ वी डिसाइड टू ट्रीट दिस पेशेंट, तो आप इसमें और कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करना चाहेंगे कि यू थिंक दीज आर एनफ?
जी दाऊद, आर यू विद अस? आप सॉरी, म्यूटेड हैं। जी दाऊद, जी जी प्लीज। इसके इन्वेस्टिगेशन में सर अगर इनको हमने ट्रीट करना है तो इसमें HbS क्वांटिफिकेशन भी ज़रूरी है। हालांकि इस पेशेंट का एज, फैमिली हिस्ट्री इस बात के लिए काफ़ी है कि हम इस पेशेंट को ट्रीट करें, मगर फिर भी हम इसकी एक्टिव रिप्लिकेशन HB हेपेटाइटिस बी वायरस की एक्टिव रिप्लिकेशन को देखने के लिए HbS जो सरफेस एंटीजन है उसकी क्वांटिफिकेशन करेंगे। और दूसरी बात जो एप्री और FIB4 है वो तकरीबन नॉर्मल है, क्योंकि अगर जो उसके जितनी भी चीज़ें हैं आप ALT, AST, प्लेटलेट्स और INR ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, तो एप्री तो इस चीज़ की कोई निशानदेही नहीं करती कि इस पेशेंट को सिरोसिस डेवलप हो चुका है या नहीं। इसके लिए हम एक और टेस्ट है ट्रांजिएंट एलिस्ट्रोग्राफी, जिससे हम लिवर की स्टिफनेस मालूम कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इस पेशेंट का अल्फा फिटोप्रोटीन भी होना चाहिए, और सर्विलेंस एंडोस्कोपी फॉर वेरिसेस भी होना चाहिए बिफोर ट्रीटमेंट। और दूसरा यूरिया क्रिएटिनिन जो बहुत ज़रूरी है ऐसे पेशेंट के लिए जो 55 ईयर ओल्ड है, और इसकी यूरिया क्रिएटिनिन और जो बोन डेंसिटी के लिए हम करवाते हैं डेक्सा स्कैन, वो भी होना ज़रूरी है अगर हम इस पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं TDF से। वैसे इस पेशेंट आई थिंक इतना काफ़ी है, ट्रीटमेंट पे हम बाद में जाते हैं। जी जी दाऊद, अब इसमें इंटरेस्टिंगली आसिफ, आप चैट में देख भी रहे हो कि इसमें कुछ क्वेश्चंस भी या हैं कि एक हाँ या क्वेश्चन ये है कि लो वायरल लोड पे और ई एंटीजन नेगेटिव पे आप इतने परेशान क्यों हैं? मेरे ख्याल में द क्वेश्चन इज मोर के जिस तरह आपने थोड़ा जिक्र भी किया, मैं थोड़ा सा ज्यादा चाहूंगा कि आप एलैबोरेट करें कि इलाज की तरफ जाना क्यों जरूरी है इस सिनारियो में। जी आसिफ। मैं क्योंकि इस पे जो है ना मैं जैसे डॉक्टर दाऊद ने कहा कि हम सरफेस एंटीजन की क्वांटिफिकेशन करेंगे, क्योंकि इसमें लो वायरल लोड है, ALT AST नॉर्मल है, और अभी हमें ये नहीं पता कि एप्री 7 और 9 के दरमियान है या 9 से 12-13 के दरमियान है, उस तरफ लगता नहीं है, क्योंकि हम जो भी टेस्ट कराएंगे एप्री भी 0.68 है, और 68 के साथ हमें फाइब्रोसिस की जो इंडेक्स है वो 77% हमें यही है कि हम हमारा पेशेंट जो है वो अराउंड F2 में शायद पाया जाए। अगर हेपेटाइटिस बी की HbSAg की क्वांटिफिकेशन 1000 से ज्यादा आ जाती है, तो दैट एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग कि HBV DNA जो स्लाइटली रेज्ड है, और ये पेशेंट, पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये पेशेंट ई एंटीजन नेगेटिव क्रॉनिक इन्फेक्शन की तरफ है, जो ईजल की गाइडलाइंस हैं, क्रॉनिक हेपेटाइटिस की तरफ उस तरह नहीं है। लेकिन इसमें क्योंकि एज है, फैमिली हिस्ट्री है, अगर ईजल में कहते हैं वो 30 ईयर से कम हो तो फिर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन 30 ईयर से ये ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, और सरफेस एंटीजन की क्वांटिफिकेशन पे अगर 1000 से ज्यादा आ जाती है तो फिर हम इसको जरूर ट्रीट करेंगे, क्योंकि हेपेटाइटिस बी 500 गुना ज्यादा तेज है, HCC बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो शी विल बी प्रेजेंटिंग टू यू in few months or 1 to 2 years forbidden कोई HCC के साथ आ जाए, तो then you are responsible कि आपने इसको ट्रीट क्यों नहीं किया। जी इसमें सर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। जी जी दाऊद, मैं सिर्फ 1 मिनट दे दें, जस्ट मेक श्योर, क्योंकि देखें ये ट्रीटमेंट का डिसीजन इसलिए भी ज़रूरी है कि हम फॉलो अप का चांस पाकिस्तान जैसे मुल्क में ले ही नहीं सकते, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री ऑफ जी HCC जी अगर हो, इट जस्ट पुशेस यू टुवर्ड्स ट्रीटमेंट। तो अब मेरे लिए इतना जी ही काफ़ी है, क्लोज रिलेशन डाइड ऑफ हेपेटाइटिस बी रिलेटेड सिरोसिस, क्योंकि इतना तो डेटा हमारे पास उस तरह से मिलता है, तो इसलिए जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। दैट्स व्हाई ये बड़ा जरूरी है कि हम उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएं। जी दाऊद, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सॉरी, मैंने
सर इसमें जो ई एंटीजन नेगेटिव डिजीज होता है, इसमें हमेशा जो ELT होता है वो फ्लक्चुएट करता है, वो नॉर्मल पे भी आ जाता है और कभी ज़्यादा होता है, कभी नॉर्मल पे होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि ELT नॉर्मल है तो आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते। इसमें जो बाकी टेस्ट है जैसे HbS क्वांटिफिकेशन है, ट्रांजिएंट एलोस्ट्रोग्राफी है, ये सारी चीज़ें हम करवाएँगे। दूसरा एज, जैसे आसिफ ने कहा कि मोर देन 30 हो, तो ऐसे पेशेंट को जो हमारे सेटअप में, ख़ासकर मैं अगर बलूचिस्तान में बैठा हूँ, एक दफ़ा पेशेंट आता है वो फिर सालों साल नहीं आता। तो मैं तो डेफ़िनेटली उसको ट्रीटमेंट शुरू करूँगा और वो अपने इलाके में अगर उसको सरकारी यही मिलती है, तो वो वहाँ से लेता रहेगा। वो आता बहुत कम है कि हम उस 3 मंथली या 6 मंथली या 4 मंथली उसकी फ़ॉलो-अप करें। ऐसा कभी भी नहीं हुआ क्वेटा में। और जितने भी हमारे जो पेशेंट है वो तकरीबन 6 महीने के बाद या साल के बाद आते हैं। कभी दवाइयाँ छोड़ चुके होते हैं और कभी दवाइयाँ ले रहे होते हैं। तो ऐसे पेशेंट को जिसकी फैमिली हिस्ट्री हो, एज ज़्यादा हो और HbS जो HBV DNA more than 20,000, I will definitely treat him. थैंक यू। डॉक्टर सुल्तान अहमद साहब इज ऑनलाइन। डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? डॉक्टर सुल्तान, ओके, अभी मिस, आप अच्छा, म्यूटेड मैं ना हैं। यहाँ पे एक बात मैं एक पॉइंट इधर बताना चाहता हूँ। लेट्स सपोज कि ये पेशेंट है जिसको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है और ये ई एंटीजन नेगेटिव हेपेटाइटिस के साथ है, और ई एंटीजन नेगेटिव हेपेटाइटिस के साथ, हेलो मेरी आवाज आ रही है? तो ई एंटीजन नेगेटिव हेपेटाइटिस के साथ जब लेट सपोज वी स्टार्टेड द ट्रीटमेंट, और बहुत सारे ऐसे मेरे पेशेंट्स हैं जो ई एंटीजन नेगेटिव के साथ हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब ईजल जो है वो कहती है कि आपने 3 इयर्स तक ट्रीटमेंट दें, नेगेटिव है, कंसोलिडेशन पीरियड करें, सीरो कन्वर्जन हो गई और सरफेस एंटीजन लॉस हो जाए तो आपने फिर 3 साल बाद इसको बंद करना है ई एंटीजन पॉजिटिव पेशेंट के अंदर। और ई एंटीजन नेगेटिव पेशेंट में वो कहते हैं कि आप सारी जिंदगी 3 साल के बाद आप रोक सकते हैं, और WSLD कहती है कि आप सारी जिंदगी इलाज जारी रखें। तो मेरे पास जो ई एंटीजन नेगेटिव पेशेंट जो भी आता है उसको मैं बिफोर स्टॉपिंग, अगर वो इंसिस्ट करता है, पढ़ा लिखा है, तो हम 5 चीजें बहुत जरूरी बताते हैं कि भाई HCC हो सकता है, एक्यूट डीकम्पनसेशन ऑफ लिवर डिजीज हो सकता है, सिरोसिस हो सकती है एंड डेथ हो सकती है। तो हम ई एंटीजन नेगेटिव को इस केस के अलावा अगर देखें तो वो भी ऐसी डिजीज है जिसमें हम सारी जिंदगी इलाज करना WSLD के मुताबिक जारी रख सकते हैं। तो इस पेशेंट में क्योंकि हाई रिस्क है HCC का और फैमिली हिस्ट्री का, तो हमने ट्रीट करना है इसको। थैंक यू। डॉक्टर सुल्तान अहमद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, आवाज आ रही है सर? वी कैन हियर। जी, आ रही है, आवाज आ रही है, प्लीज। Thank you very much, Dr. Asad Saab and all the team. So this case was belonging to my clinic. Actually, I have sent this case. जैसा कि डॉक्टर आसिफ साहब ने कहा, मैंने इस केस को इसी तरह समझा था कि दिस इज केस ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस ई नेगेटिव इन्फेक्शन रादर देन हेपेटाइटिस। तो मैंने इसका जो डिसीजन किया पेशेंट का, वो ये किया कि हम इसको फॉलो अप पे बुलाएंगे, और ये मेरे पेशेंट जो हैं वो बहुत इनका स्ट्रांग फॉलो अप होते हैं, जो क्लोज मरीज जिस तरह होते हैं। तो मुझे ये जो थी उम्मीद थी कि ये फॉलो अप पे वापस आएंगे, एंड आई एडवाइज फॉर फाइब्रो स्कैन, ताकि अगर उसमें कोई एडवांस फाइब्रोसिस है फिर तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रीटमेंट पे चले जाएंगे, या अगर दूसरी मर्तबा इनकी ALT ज्यादा आती है देन आई विल स्टार्ट। तो तीसरी बात जो मेरे ज़हन में थी वो यही थी कि एज इज मोर देन 40 इयर्स, तो ये मुझे क्लिक कर रहा था कि मैं इसको ट्रीटमेंट दूं। तो मैंने वेट सिर्फ इसलिए किया कि एक्सपर्ट से भी डिस्कशन हो जाएगी और अगले फॉलो अप तक बातें क्लियर हो जाएंगी, तो आई विल डू इन द राइट वे। क्योंकि इनका फॉलो अप पक्का था, मुझे उम्मीद थी, तो इसलिए मैंने ट्रीट नहीं किया क्रॉनिक ई इन्फेक्शन समझते हुए। ये बात थी, और आपसे भी डिस्कस करने का मतलब यही था कि आप सजेस्ट करें किस तरह से आगे जाएं। जी,
थैंक यू। आपका जो पॉइंट है डॉक्टर सुल्तान, वो 100% इट्स ई एंटीजन नेगेटिव क्रॉनिक इन्फेक्शन, जिस तरह आसिफ ने भी कहा। द ओनली थिंग जो हमें ट्रीटमेंट की तरफ पुश कर रहा है वो फैमिली हिस्ट्री का इशू है। एंड सो वी जो फाइब्रोस्कैन और ट्रांजिट इलास्टोग्राफी, इनकी जो शेयर वेव हो की शक्ल में हो, इनकी अपनी वैल्यू है। बट इवन अगर वो F0 F1 आता है या F2 तक भी आता है, इवन देन वी विल बी जी ट्रीटमेंट। एक और मैं सवाल का बड़ा ब्रीफली जवाब दूंगा और उसके बाद आखिरी सवाल मैं आसिफ और दाऊद से करूंगा। वो एक क्वेश्चन है कि बी हेपेटाइटिस बी की जो इंडिकेशंस फॉर ट्रीटमेंट है। जी जी एंड एक तो नेक्स्ट मंथ वी विल हैव अ फुल सेशन ऑन हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की जो 4 स्टेजेस हैं, ई एंटीजन पॉजिटिव है, क्रॉनिक इन्फेक्शन और क्रॉनिक हेपेटाइटिस। सिमिलरली ई एंटीजन नेगेटिव क्रॉनिक इन्फेक्शन और क्रॉनिक हेपेटाइटिस। तो जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, आइदर इट्स ई एंटीजन नेगेटिव और ई एंटीजन पॉजिटिव, दे ऑल क्वालिफाई फॉर ट्रीटमेंट। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस बी में सिरोसिस है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज ऑफ द डिजीज, जो भी है, या वो ई एंटीजन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, व्हाटएवर, सिरोसिस को आपने ट्रीट करना ही करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वायरल लोड आल्सो। ये मैं बड़ा ब्रीफली आपको बता रहा हूँ। आखिरी क्वेश्चन आसिफ है, अब हमने फैसला कर लिया है कि ट्रीट करना है, तो पहले आप ये बताएं कि आप TDF पे जाएंगे या TAF पे जाएंगे। वी हैव टनोफाविर डिसोप्रोक्सिल फ्यूमेरेट है और टनोफाविर एलाफिनामाइड है। तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट चॉइस हियर? My first choice is TDF. If the patient is affording and he can purchase TDF, why not? And if he is non-affording and he can get that from a government hospital, simple tenofovir or entecavir, anything that is available free, that's fine. Daud, you have to add anything here? यस सर, मैं एज के हिसाब से इस पेशेंट को जो है वो TAF स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ओल्ड एज है, इसमें जो है ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है और बाकी भी एंडोक्राइन एब्नॉर्मलिटीज हो सकती हैं, जैसे थायराइड हो गया। वो भी पेशेंट की जो बोन है उसको वीक कर सकता है। तो मैं TAF पे जाऊंगा इस पेशेंट में मोस्ट इम्पोर्टेंटली। Thank you. And when we'll start the treatment, we will tell the patient that this treatment is indefinite. Yes, ये yes, हम सारी कहते हैं कि जिंदगी, आपने दवाई नहीं करनी। यस यस, हाँ, सारी जिंदगी खानी। सारी दैट इज जिंदगी। द रूल सर। Okay. We still have 4 or 5 minutes. If there are any questions, if somebody wants to ask any question regarding this case or any other question, we have Asif and Daud available with us. आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, रेज हैंड की ऑप्शन है। जी डॉक्टर, ये मोहम्मद आसिफ साहब, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वी कैन हियर यू। जी आसिफ, प्लीज सर गो सर अहेड। सर अपना इन इंट्रोडक्शन फर्स्ट करा दीजिएगा, सर आप कहां से ज्वाइन कर रहे हैं? Sir, my name is Dr. Asif and I'm working in Karak as gastroenterologist. Sir, my question is, there was possibility of tuberculosis in the first scenario. Suppose we do workup and that patient has tuberculosis. How we will treat tuberculosis and setting of chronic liver disease? Which drugs are safe and we can give them for 6 months? थैंक यू आसिफ। ये सवाल मैं आसिफ पे डाल दूंगा। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। जी आसिफ, आप आसिफ को जवाब दें। अब इसमें सबसे जो लेसर हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है वो मायम्बिटॉल है, और फिर हम वो बहुत आराम से वेट बेस दे सकते हैं। और उसके साथ में हमें INH रिफैम्पिसिन, इसमें जिसका बिलिरुबिन वाज हाई एंड ऑन हायर ट्रेंड,
तो वो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन इनिशियल थोड़ा सा दे के हम अलग अलग भी दे सकते हैं। अगर वो नहीं देना चाहते तो हम सेकंड लाइन पे लाइक लेवोफ्लॉक्सासिन और वो दे सकते हैं। अदरवाइज हम शुरू में उसको ट्रायल दे सकते हैं कि हम रिफैम्पिसिन और INH और साथ में मैम्बिटॉल दे दें, जिसके साथ में हम इसको ट्रीट करें। लेकिन मैंने पहले कहा था कि ये क्योंकि रीनल इम्पेयरमेंट भी है, साथ में सिरोसिस भी है, साथ में डीकम्पनसेशन वर्स हो रही है, तो अभी अगर बिलिरुबिन 2.1 है और महीने बाद बिलिरुबिन बढ़ जाती है, 7-8 हो जाती है, तो फिर डिफिकल्ट होगा ट्यूबरकुलोसिस के साथ इसको ट्रीट करना। क्योंकि अगर ये ट्यूबरकुलोसिस डेफिनेट है तो इसका ट्रांसप्लांट भी हम ट्रांसप्लांट सर्जन नहीं लेगा इसको, वो कहेगा कि जी इसका ट्यूबरकुलोस है और दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन, बाद में इम्यूनोसप्रेशन देंगे तो ये वर्स होगा। तो ये फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा डिटेल में, क्योंकि एक तरफ से हम स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं दे सकते जिसमें हम रीनल इम्पेयरमेंट के इश्यूज हैं, तो हम सेकंड लाइन ड्रग्स हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से डिस्कस करते हैं बैठ के कि हम ऐसे पेशेंट्स को क्या दें। तो हम ट्रायल देते हैं और उसके साथ में मैम्बिटॉल और INH और रिफैम्पिसिन अलग अलग करके कुछ देते हैं और उसके साथ रिस्पांस देखते हैं कि कितना रिस्पांस आ रहा है। बस इतना Sir, ही। I have a second question. Thank you, sir. Sir, I have second question about the second Ji, case. please go ahead. Sir, if this patient is Delta virus positive and PCR is positive as well, so we will only treat with PEG interferon or PEG interferon plus tenofovir. And the second case, and there's one comment as well that we should do HIV testing in all patients Yes. in hepatitis B who we consider for treatment. Yes, I agree with you. हेपेटाइटिस के लिए जो भी हेपेटाइटिस हो उसमें HIV तो हम बिल्कुल ठीक है, एंटी HIV मेरे ख्याल में डॉक्टर दाऊद ने कहा था कि हम कराएंगे, वो तो डेफिनेटली कराना ही कराना है। और ये तमाम पेशेंट जिसमें ई एंटीजन नेगेटिव हो या ई एंटीजन पॉजिटिव हो, एंटी HDV में भी 1 ईयर की ट्रीटमेंट 48 वीक्स की ट्रीटमेंट के बाद भी जो PCR है एंटी HDV का नेगेटिव होने में वो लेस देन 30% है माइंड यू। और उसमें एट 55 इयर्स जब आप पेगलेटेड इंटरफेरॉन के साथ बी को ट्रीट करेंगे तो चांसेस ऑफ फ्लेयर हैं। और जब हम ये डिस्कस करते हैं पेशेंट के साथ कि आपको अचानक बड़ा सख्त किस्म का यरकान हो सकता है, आपके ALT AST थाउजेंड्स में जा सकते हैं और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप नॉर्मलाइज होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, पेशेंट एक्सेप्ट भी नहीं करता। और ई एंटीजन नेगेटिव डिजीज के साथ पेगलेटेड इंटरफेरॉन के इतने ज्यादा मैं तो कभी भी ना दूं। इस एज में इट्स सेफ टू प्ले सेफ एंड हैव इवन एंटी HDV पॉजिटिव। हम सिर्फ अगर वायरल एप्लीकेशन HBV DNA की सप्रेस रखेंगे तो पेशेंट कहीं नहीं जाता है। So suppose Thank this you. patient is, sir, suppose this patient is young and he has co-infection with hepatitis B and D, Delta virus, and both has positive PCR. So what should be our approach? We will Okay. only target hepatitis B or both? देखिए, मैंने वही आसिफ मैंने यही कहा है कि आपने you need to sit with your patient and Okay, sir. You need to discuss with pegylated interferon you will be having side effects, you will be having either hyperthyroidism, even hypothyroidism, joint pains. You have to see multiple other things as well, like immunity disorders, ulcerative colitis, etc. So pegylated interferons things are over now. मुझे बताएं कि आपने अभी तक हेपेटाइटिस डी का 1-2 पेशेंट्स हमने इवन शेख ज़ैद जैसे सेंटर में हमने HDV के ट्रीट किए हैं 48 वीक्स और उसके बाद भी PCR पॉजिटिव है और वो ओरल मेडिसिन पे हैं। तो इसमें स्ट्रेटजी यही है कि हम जस्ट टू सप्रेस HBV DNA एंड कीप द पेशेंट ऑन जस्ट टू सी कि हम उसको One last question. सर मैं ऐड करना चाहूंगा जी दाऊद, क्विक पॉइंट, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, क्विक पॉइंट। हेपेटाइटिस बी चूंकि बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा है और हमारे आसपास के इलाकों से बहुत से पेशेंट आते हैं, खासकर हेपेटाइटिस डी जो को इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता।
आसिफ के का सवाल का जवाब ये है कि हाँ, हम अगर ये पेशेंट यंग है और इसके लेब्स अच्छे हैं, प्लेटलेट्स, सीबीसी और ये सारी चीजें अच्छी है, तो हम इसको ड्यूल हेपेटाइटिस बी को भी ट्रीट कर सकते हैं विद न्यूक्लियोसाइड एनालॉग, और इस हेपेटाइटिस डी को भी ट्रीट कर सकते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट अगर ये 48 वीक्स पे हमारे पास नेगेटिव नहीं आता तो इसकी जो है हम एक्सटेंड कर सकते हैं 6 मंथ्स और ट्रीटमेंट, और इसकी क्लोज मॉनिटरिंग इन पेशेंट की हम करते हैं। मसला ये होता है हमें क्लोज मॉनिटरिंग में कि ये पेशेंट दूर दराज के इलाकों के होते हैं और आने में उनको मसला होता है, तो हम फिर कोशिश करते हैं कि उनकी ट्रीटमेंट कम से कम रखें 1 ईयर पे। अगर वो नेगेटिव नहीं होते तो हेपेटाइटिस की ट्रीटमेंट हम थ्रू आउट लाइफ जारी रखते हैं। जी, Thank you, डॉक्टर sir. सुल्तान साहब, प्लीज गो अहेड, क्विक क्वेश्चन एंड क्विक आंसर। जी सर, मेरे पास क्वेश्चन नहीं था, बस कमेंट था, उसका जवाब पहले ही आसिफ साहब ने दे दिया रिगार्डिंग लिवर सिरोसिस एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। तो मैं ये कहना चाहता था कि WHO की जो रिसेंट गाइडलाइन है रिगार्डिंग ट्यूबरक्यूलोसिस, एंड वी आर ट्रीटिंग मच मोर केसेस ऑफ सच सिनेरियो, तो अगर चाइल्ड क्लास बी और बी से ज्यादा होता है तो उसमें हम प्रेफर करते हैं सेफ थेरेपी, ASEF, सेफ मीन स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्बुटोल और क्विनोलोन्स। Quinolones में most probably moxifloxacin, streptomycin for initial 2 months, and then ethambutol and moxi for 18 months. अगर इस मरीज की क्रिएटिनिन खराब है तो हम देखेंगे कि उसका रीजन क्या है। अगर AKI है या और कोई ऐसे काज है जो ट्रीटेबल है, उसको करेक्ट करके फिर तो हम इसको स्ट्रेप्टोमाइसिन पे डाल सकते हैं, मगर विथ वेरी केयरफुल एंड कॉशंस। तो ये मेरा कमेंट था। जी, थैंक यू। स्ट्रेप्टोमाइसिन का सिर्फ जो स्पेसिफिक केस में इनको बड़ा क्लोजली वॉच करना होगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आसिफ, थैंक यू वेरी मच। दाऊद, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत ठंडी जगह पे बैठे हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। टू ऑल द पार्टिसिपेंट, डॉक्टर अनवर अली भुट्टा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेजेंटिंग योर केस, और डॉक्टर सुल्तान साहब, thank you very much, and other participants, our ECHO team, Kiran, Amna, Uzair, Haris, everybody. So it's time to say goodbye. Inshallah, next week we will come with some cases. Allah Hafiz, and Uzair, over to you. Allah Hafiz to all of you. Thanks a lot for joining.